हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं और जब भी हम इसको पढ़ेंगे हम हिंदू मैरिज एक्ट को साथ में लेकर के चलेंगे, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट से हमें कुछ प्रोविजंस हैं जो हमें हिंदू मैरिज एक्ट में समझने में इजी थे, जो हमने पहले भी वहाँ पे पढ़ लिए हैं, तो सेम वो वैसे ही हैं, तो उससे फिर हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो टॉपिक है हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट। सक्सेशन एक्ट सीधा सीधा हमारा जो है वो प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस को लेकर के है। ये प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस को लेकर के बात करता है और प्रॉपर्टी का कैसे किसको जाएगी किसको मिलेगी, तो उसकी बात करता है हिंदू सक्सेशन एक्ट। बेसिक्स के बारे में देखेंगे तो एक्ट नंबर 30 है 1956 का। इन्फोर्समेंट डेट इसकी 17 जून 1956 है। टोटल 31 सेक्शंस हैं और 4 चैप्टर्स में ये डिवाइड है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की बात करें तो 2005 का जो अमेंडमेंट था वो इसका काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और काफी सारे इसमें चेंजेस भी हुए। मेनली जो डॉटर्स थी उनको राइट मिल गया। फिर इन्फोर्समेंट की बात करें, अगर ये जो 2005 का जो अमेंडमेंट था ये इन्फोर्स हुआ 9 सितंबर 2005। यानी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि कब से 2005 का जो इन्फोर्समेंट है वो आया है, तो 9 सितंबर 2005 से ये इन्फोर्स हुआ है। ओवरव्यू के बाद हम लोग चलते हैं सबसे पहले सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 सीधा शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन की बात करता है। शॉर्ट टाइटल क्या है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है। एप्लीकेशन इसका कहाँ पे होता है, तो होल ऑफ द इंडिया होता है। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं होता, लेकिन अब तो हर एक एक्ट जम्मू कश्मीर पे भी लगता है, तो सेम वही जम्मू कश्मीर पे भी लगता है, तो होल ऑफ द इंडिया इसका एप्लीकेशन होता है। सेक्शन 2 ये बात करता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किस पे होगा, तो सेम एज हिंदू मैरिज एक्ट। जो हमने हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 2 पढ़ा था, वहां पे जो एप्लीकेशन की बात की सेम वही एप्लीकेशन है कि हिंदूज पे लगेगा। हिंदू में कौन कौन आएंगे, तो वो वही आर्य समाज, प्रार्थना समाज, लिंगायत और इस टाइप के जितने भी कैटेगरीज दी हुई थी वो सेम कैटेगरीज यहाँ पे भी आ जाएंगी। तो सेक्शन 2 एप्लीकेशन की बात करता है, कहाँ पे एप्लीकेशन होगा, तो सेम वही जो हिंदू लॉ में पढ़ा था वैसे ही एप्लीकेशन होगा। उसमें बुद्ध, सिख, जैन और हिंदू तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इन लोग को इंक्लूड कर दिया गया है। फिर आते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 ये बात करता है डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो सेक्शन 3 में डेफिनेशन है और इंटरप्रिटेशन है। तो इसमें हिंदू, अगर हम सक्सेशन एक्ट देखें तो इसमें कुछ साउथ इंडियन लॉज है उसको भी रिलेटेड प्रोविजंस को डील किया गया, बट एग्जाम में कभी आता नहीं, तो उसको डिस्कस करने का कोई मतलब भी नहीं है। फिर वही प्रोविजंस को हम लोग बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3A एग्नेट्स। सेक्शन 3A में एग्नेट्स है। 3C में कॉग्नेट्स डिफाइन किया गया है। तो एग्नेट्स कौन होता है, एग्नेट्स का मतलब होता है कि किसी की पीढ़ी में आने वाला पर्सन जो कि सिर्फ मेल से रिलेटेड हो, सिर्फ ओनली ये मेल से रिलेट करते हो, तो उसे एग्नेट्स कहते हैं। कॉग्नेट्स कौन होते हैं, इसमें नॉट ओनली थ्रू मेल्स हो, मीन्स वोमेन भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, तो ये वोमेन के थ्रू आता है। तो बात करें एग्नेट, तो एग्नेट का मतलब होता है कि टू आर रिलेटेड बाय ब्लड या एडॉप्शन। अब दो पर्सन है वो या तो ब्लड से मैच वो रिलेट करेंगे या तो वो एडॉप्शन के थ्रू मतलब कि रिलेट करेंगे। तो जब कोई भी पर्सन, क्योंकि दो पर्सन है, लाइक एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये दोनों या तो बाय ब्लड या बाय एडॉप्शन और मेल्स के थ्रू ऐड करते हैं, ओनली थ्रू मेल्स जब आते हैं, तो उसको कहा जाता है कि वो एक दूसरे के एग्नेट्स हैं। मतलब एग्नेट्स का मतलब होता है सीधा सीधा कि थ्रू मेल्स के चैन में ही वो चलेंगे। कॉग्नेट्स का क्या मतलब होता है कि टू पर्सन रिलेटेड बाय ब्लड या एडॉप्शन बट नॉट ओनली थ्रू मेल्स। तो इसका नॉट ओनली थ्रू मेल्स का मतलब है कि मेल्स के भी थ्रू होंगे, फीमेल्स के थ्रू होते हैं, सिर्फ मेल्स के थ्रू नहीं होंगे, तो वो कॉग्नेट्स में आ जाते हैं। फिर आते हैं सी हो गया। डी में कस्टम और यूसेज है, सेम वही है जो हिंदू मैरिज एक्ट में, सेम वही कस्टम की डेफिनेशन सेम वही है।
सी में फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्राइन ब्लड। इसको भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है इंडो मैरिज एक्ट में। हाफ ब्लड क्या होता है, फुल ब्लड क्या होता है और यूट्राइन ब्लड क्या होता है। एफ में क्या है, एयर। तो एयर क्या होता है, एनी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू सक्सीड द प्रॉपर्टी ऑफ एनी स्टेट अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो कोई भी पर्सन जो कि किसी भी प्रॉपर्टी को इंस्टेट कर सकता है, उसको सक्सीड कर सकता है, उसको हम कहेंगे एयर। जैसे ए का कोई सन है, बी और सी, तो ये इसकी प्रॉपर्टी को आगे चल के सक्सीड करेंगे, तो ये इसके एयर हो गए, वारिस जिसको कहते हैं। फिर जी आता है, थ्री एफ हो गया, थ्री जी। थ्री जी में क्या है, इंस्टेट। इंटरस्टेट। इंटरस्टेट क्या होता है कि जब कोई पर्सन कोई भी विल या कोई भी ऐसा टेस्टामेंट्री वर्क किए बिना मर जाए, तो उसको कहते हैं कि वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंटरस्टेट होती है। मींस पर्सन डाइड विदाउट मेकिंग टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो जब कोई भी पर्सन लाइक उसने अपनी कोई विल नहीं बनाई या उसने किसी को गिफ्ट नहीं दिया, ऐसा कोई भी उसने नॉन टेस्टामेंट्री वर्क नहीं किया है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसको कहा जाएगा इंटरस्टेट के अकॉर्डिंग डिवाइड होगी। तो ये हो गया 3G में इंटरस्टेट डिफाइन है। फिर जे, थ्री अपलॉज जे, 3J में रिलेटेड है। रिलेटेड का मतलब होता है रिलेटेड विथ लेजिटिमेट कंसेप्ट। ये लेजिटिमेट कंसेप्ट के थ्रू लेजिटिमेट है। फिर इसी के सब क्लॉज 2 में, सी के सब क्लॉज 2 में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसका मतलब होता है कि जहां पे भी ये सीधा सीधा कहता है कि जहां पे मैस्कुलिन जेंडर की बात की गई है वो फीमेल को इंक्लूड नहीं करते। अदर एक्ट में क्या होता है, जैसे कि सन लिखा है तो सन में वो ऑटोमेटिकली वो इंक्लूड कर देंगे कि डॉटर इंक्लूड होती है, बट यहाँ पे ऑलरेडी इसने कह दिया कि जहाँ पे भी मेल लिखा होगा तो वहाँ पे आपको फीमेल को ऐड नहीं करना है। तो ये सेक्शन 3 बेसिक था। इसमें वही डेफिनेशन वाले पूछते हैं, जी भी पूछा है, जे भी पूछा है, एफ भी पूछा है, ए और सी भी पूछा हुआ है, कहीं ना कहीं पूछते ही हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन जो सक्सेशन एक्ट है। वैसे तो काफी इंपॉर्टेंट सक्सेशन एक्ट है, और अगर आप मेंस के लिए कभी पढ़ते हो या इन डिस्क्रिप्टिव जब भी पढ़ो तो काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी होते हैं, प्रॉपर्टी डिवीजन करने में काफी इंटरेस्टिंग होता है। और इसकी ट्रिक सबसे अच्छी है कि जब भी आप सक्सेशन एक्ट पढ़ो तो हमेशा अपने आप को लेकर के पढ़ो, कि उसमें फर्स्ट कैटेगरी में आप खुद को डालो। जब तक आप खुद को डालोगे तभी प्रॉपर्टी का डिवीजन अच्छे से कर पाओगे। फिर आते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 सीधा कहता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई नहीं होगा, कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो इसमें दो है। जहाँ पे इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के प्रोविजंस आते हों, और साथ ही साथ कहता है कि दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा कहता है एनी स्टेट तो यहाँ पे दो चीजें, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो सेक्शन 5 बताता है कि कहाँ कहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। जहाँ पे इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रोविजन दिए गए हैं वहां पे इसका अप्लीकेशन नहीं होगा। लाइक कि दो पर्सन है, वो अगर एक पर्सन है वो स्पेशल मैरिज एक्ट करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो भले ही वो हिंदू है बट उनके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा। इसको पावर कहाँ से मिलती है, इसको पावर मिलती है सेक्शन 21 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1956। तो इसको स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू पावर मिलती है। स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग अगर कहीं पे भी किसी पर्सन की शादी जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई तो उस पर इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा, ना कि हिंदू सक्सेशन एक्ट लगेगा, भले ही पर्सन वो हिंदू है। और दूसरा कहता है एनी स्टेट जिसमें डिसेंट टू सिंगल ईयर, जहाँ पे कोई सिंगल ईयर से डिसेंट करता है वहां पे भी इसका अप्लीकेशन नहीं होगा। फिर आते हैं सेक्शन 6, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, यहाँ से नहीं पूछेंगे तो कहाँ से पूछेंगे। तो पहली चीज की सेक्शन 6 में अमेंडमेंट कब हुआ था, 2005 में अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट से यहाँ पे क्या चेंज हुआ था कि पहले क्या था
हिंदू सेक्शन 6 जो है वो कोपाशनरी प्रॉपर्टी की बात करता है। कोपाशनरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे कि एक ही फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती है, लाइक कि एक फादर है, फादर के पास कुछ प्रॉपर्टी, उसके सन दो हो गए इसके, और इन सन के सन, यहाँ पे सन के जो सन होंगे वो, और फिर ये इसके सन, इसके सन, इसके सन और इसके सन, मतलब ये 4 जनरेशन काउंट होता है। तो ये 4 जनरेशन में जो प्रॉपर्टी जिनके पास होती हैं वो प्रॉपर्टीज को हम कोपाशनरी प्रॉपर्टी कहते हैं। वो ज्वाइंटली होती हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का पार्ट होती हैं। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में सारे लोग मिल करके एक बिजनेस करते हैं। तो पहले क्या था, 2005 के पहले की कंडीशन ये थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सन होते थे, और सन कैसे होते थे, बाय बर्थ और बाय एडॉप्शन। तो जो कोई भी सन होता था वो हिंदू कोपाशनरी का पार्ट कैसे बनता था, बाय बर्थ भी होता था, बाय एडॉप्शन भी होता था, वो एज अ कोपाशनरी में आ जाता था। बट 2005 के बाद कंडीशन चेंज हुई, इसमें डॉटर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो डॉटर्स के भी अब सेम राइट है, जैसे चाइल्ड के सन के राइट थे वैसे ही अब डॉटर्स को भी सेम राइट मिल गया। अब डॉटर्स भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एज अ कोपार्टनर ऐड होती हैं। तो सेक्शन 6 बात करता है डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपार्टनरी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले इसमें आता है कोपार्टनरी। कोपार्टनरी हम लोग देख लिया। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, तो हिंदू जो अनडिवाइडेड फैमिली है ये कोई ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है, ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है, नॉट अ ज्यूरिस्टिक पर्सन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो नेचर, जो लीगल स्टेटस है वो क्या है, तो वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है। जैसे हम कंपनी में पढ़ते हैं कि कंपनी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन होती है, फर्म एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कोई ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं होती है। फिर इसी को नोशनल पार्टीशन भी कहते हैं। तो सेक्शन 6 को नोशनल पार्टीशन भी कहा जाता है। अब ये आया कहाँ से, तो जो हम मिताक्षरा लॉ पढ़ते हैं, तो मिताक्षरा हम लोग ने कल डिस्कस किया था कि मिताक्षरा, इसे हिंदू मैरिज एक्ट में पहले मिताक्षरा और दायभाग स्कूल से, दोनों में कुछ रूल्स थे एडॉप्शन को लेकर के, सक्सेशन को लेकर के, शादी को लेकर के। तो मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें गवर्न होती हैं। मिताक्षरा लॉ में ये वाले प्रोविजन दिए गए थे ताकि घर के लोग आपस में मिल करके रहें। पहले क्या होता था कि ज्वाइंट फैमिली होती थी, ज्वाइंट फैमिली में अब ये जो पर्सन है ये करता है, जब वर्क करता है, करता है लाइक कि हमेशा ये, पहले क्या था कि मेल होता है और सीनियर मोस्ट पर्सन होता है, या तो सीनियर मोस्ट पर्सन जो भी है फैमिली का वो करता होता है, तो इसके अकॉर्डिंग करता है। अब ये जो 2005 का अमेंडमेंट हुआ, ये हुआ 9/9/2005। यहाँ से क्या हुआ कि जो डॉटर्स थी उनको हिंदू प्रॉपर्टी में भी सेम इंटरेस्ट मिल गया, लाइक जैसे सिर्फ जो बेटों को इंटरेस्ट था वो बेटियों को भी इंटरेस्ट मिल गया। बट इसका जो प्रोविजो है वो ये कहता है कि इसका जो प्रोविजन वही सीधा सीधा बताता है कि ऐसी भी, बट इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लाइक अब इन्होंने डॉटर्स को तो दे दिया, बट इस डॉटर्स को देने के पहले इन्होंने सीधा सीधा कहा कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लाइक कि ऐसा तो है नहीं कि जो प्रॉपर्टी 2005 के पहले उन पे क्या इफेक्ट करेगा, तो ये सीधा सीधा कहता है कि नो इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज एलिनेट बिफोर 20 दिसंबर 2004। अब ये सीधा सीधा कहता है 2005 में जो ऐड हुआ कि अब ऐसा तो है नहीं कि 2005 से पहले सिर्फ और सिर्फ जब सन को था तो प्रॉपर्टीज का जो डिवीजन था वो सिर्फ और सिर्फ सन में होता था, वहां बेटियों को नहीं देता, वो डॉटर्स को नहीं मिलता था, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता था। तो ये क्या कहता है कि कोई भी इफेक्ट जो है ये 20 दिसंबर 2004, ये वाली डेट आपको याद करके रखनी, 20 दिसंबर 2004 के पहले कोई भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ये इफेक्ट नहीं करेगा। अब 2004 के बाद से, 20 दिसंबर 2004 के बाद से जो भी प्रॉपर्टीज है, चाहे वुमेन की बर्थ कभी भी हुआ हो, वो एज अ पार्ट है हिंदू कोपाशनरी का, और उसको इस डेट के बाद से जितनी भी प्रॉपर्टी में डिवीजन होगा वो एज अ पार्ट है हिंदू कोपाशनरी प्रॉपर्टी का। टॉपिक काफी लंबा है, इन डिटेल पढ़ो तो ये काफी लेंथी हो जाता है, लाइक कि बुक्स में भी काफी ज्यादा सेक्शन 6 डिफाइन किया गया है, सेक्शन 6 के प्रोविजन की बेस है एक तरीके से। फिर इसमें कौन इंक्लूड नहीं होता है, कोपाशनर में कौन कौन इंक्लूड नहीं होता है, तो डॉटर ये इंक्लूड होती है, कब से, 2005 से। मैरिड डॉटर,
मैरिड डॉटर इंक्लूड नहीं होती है, मैरिड डॉटर जिसकी शादी हो गई वो अभी भी इंक्लूड नहीं होती है। सन या एडॉप्टिव सन, ये दोनों भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन ये लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट होंगे वो, इलेजिटिमेट सन या डॉटर जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होते, इंक्लूड नहीं होते। तो डॉटर, मैरिड डॉटर, फिर इसके बाद से और इसमें कौन इंक्लूड होता है, वाइफ या विडो और सन, सन की या जो बेटों की, सन नहीं यहाँ पे मेल होगा, मेल, ठीक है, सिर्फ बेटों की नहीं मेल की, तो ठीक है, मेल की जो वाइफ है और जो विडो है वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं। अब ऐसा कोई सन है वो स्पेशल मैरिज एक्ट से हुआ है, जैसे दो पर्सन है उनकी ए और बी है, उनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट हुई थी, उनका एक बेटा है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट से ये हुआ है, इस शादी के बाद हुआ, तो क्या इसको भी को पार्टनर में हिस्सा है, तो इसका भी हिस्सा नहीं है, ये भी इसमें नहीं गवर्न होगा। तो कौन कौन हो सकते हैं को पार्टनर ये बताता है। फिर ये जो पूरा है ये 4 जनरेशन को काउंट करता है, 4 जनरेशन को ये काउंट करता है, 4 जनरेशन तक चलेगा। मीन्स की एक पर्सन ए, तो इसके ऊपर देखिए ये पर्सन है ना ए, तो ए, इसके नीचे इसका सन ए, इसके नीचे इसका सन ए, इसका नीचे इसका सन ए, तो A1 A2 A3, तो ये 4 जनरेशन को काउंट करते हैं। तो कोपार्शनली 4 जनरेशन को काउंट करती है। फिर कोपार्शनली क्या होती है, तो कोपार्शनली एक स्मॉलर बॉडी होती है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि बिजनेस होता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में भी बिजनेस आप कर सकते हैं। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का जो कोपार्शनली उसकी एक छोटी सी बॉडी है, उसके अकॉर्डिंग कोपार्शनली के अकॉर्डिंग ही ज्वाइंट हिंदू में फैमिली बिजनेस चलता है। फिर इंड कैसे होता है कोपार्शनली का, इंड कैसे होता है, तो कोपार्शनली इंड करने के 2 मेथड है। पहला तो कि पार्टीशन हो जाए, भाई बंटवारा हो गया प्रॉपर्टी में तो इंड होगा, और या फिर डेथ हो जाए ऑफ लास्ट मेंबर। मिनिमम 2 पर्सन चाहिए कोपार्शनली को रन करने के लिए, कोपार्शनली के लिए कम से कम 2 पर्सन चाहिए। कैसे इंड होगी, या तो पार्टीशन हो जाए या तो जो लास्ट मेंबर उसकी डेथ हो जाए, तो कोपार्शनली ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी। तो इसमें कर्ता कर्ता जो लोगों ने पढ़ लिया कि कर्ता कौन होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली का होता है, और वुमेन जो होती है उसको एज अ कर्ता नहीं माना जाता है। अब फिलहाल 2005 के बाद से कंडीशन चेंज हुई है, तो वुमेन भी कर्ता बन सकती है, बट अभी भी कर्ता बनती नहीं, क्योंकि जजमेंट ऐसे हैं जिसपे कहा गया है कि वुमेन जो है कर्ता नहीं हो सकती, वो एज अ मैनेजर वर्क कर सकती है। तो इसमें कुछ केस देखेंगे, इसमें काफी इंपॉर्टेंट केसेस हैं। श्रेया विद्यार्थी वर्सेस अशोक विद्यार्थी, 2015 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या डिसाइड किया गया था, विडो इज नॉट एक्ट एज कर्ता इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली, शी कैन एक्ट एज मैनेजर। तो इसमें ये कहा गया कि जो विडो होती है वो कर्ता की तरह वर्क नहीं कर सकती है, लाइक कि अगर ये फैमिली में सबसे बड़ी भी है फिर भी वो कर्ता की तरह एक्ट नहीं कर सकती, वो एक्ट कर सकती कैसे, मैनेजर की तरह। अगला आता है केस विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, तो विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। इसमें क्या क्या गया, daughters right on the father property before 9 इस केस में ये कहा गया कि जो डॉटर, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, तो इंपॉर्टेंट तो ये भी है, पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। तो इस केस में ये कहा गया कि जो विनीता शर्मा के केस में कहा गया कि जो डॉटर का राइट होता है फादर की प्रॉपर्टी पे, वो चाहे उसकी डेथ 9/9/2000 चाहे फादर की डेथ 9/9/2000 जिस दिन से ये अमेंडमेंट हुआ उसके अगर बात हुई है उसके पहले भी एप्लीकेबल होता है, भले फादर की डेथ इस डेट के बाद हुई है तो भी। तो ये विनीता शर्मा में आ गया। फिर 21 आता है CIT वर्सेस
सेठ गोविंद राम शुगर मिल्स। तो CIT वर्सेस चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर, CIT तो चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर वर्सेस सेठ गोविंद राम शुगर मिल्स। इसमें ये कहा गया था कि जो वुमेन है वो नॉट एक्ट एज अ कर्ता, नॉट एक्ट एज अ कर्ता, वुमेन जो है कर्ता की तरह एक्ट नहीं कर सकती। अब मिल गया है कि अभी की कंडीशन ये है कि जो वुमेन है वो एज अ कर्ता की तरह तो कर सकती है, लेकिन अभी भी बनती नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन मतलब केस आया नहीं कि जिसमें उसको बनाया गया है। बाकी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 2005 से वुमेन भी कर्ता हो सकती है। तो इसमें एक डॉक्ट्रिन आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप क्या है? आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता प्रॉपर्टी ओनली डिवाइडेड इनटू सर्वाइवरशिप, सर्वाइवर्स की जब डेथ हो जाती है कर्ता की, तो जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो है उसका जो डिवीजन होगा उन्हीं लोगों के बीच में होगा जो सर्वाइव कर रहे हैं, उन्हीं के बीच में प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा, ऐसे बाकी सबको नहीं मिलेगा। फिर इलिजिटिमेट सन नॉट अ को-पार्टनर बट अ मेंबर, ठीक है, इलिजिटिमेट जो सन है उसको वो को-पार्टनर नहीं होता, वो एज अ मेंबर होता है। ये कहा गया था गुरु नारायण दास वर्सेस गुरु टहलदास के केस में। तो गुरु नारायण दास वर्सेस गुरु टहलदास के केस में कहा गया कि जो इलिजिटिमेट सन होता है वो को-पार्टनर नहीं होता है, वो बस एक मेंबर होता है, हो सकता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। फिर 6 का सब क्लॉज 2 कहता है कि अगर कोई वुमेन है, अब यहाँ पे उसको जैसे यहाँ पे सर्वाइवल में प्रॉपर्टी का डिवीजन हो रहा है, तो अगर कोई वुमेन है और उसको अपना इंटरेस्ट मिलता है प्रॉपर्टी में, तो वो उस इंटरेस्ट को फुली कैपेबल है डिस्पोज ऑफ करने में, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी को फिर अपने तरीके से कैसे भी करके दे सकती है। फिर आता है एलिनेशन बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एलिनेशन कैसे होता है? इसमें काफी सारे पॉइंट हैं, इससे की क्वेश्चन पूछता है। सेक्शन 6 अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। फिर आता है एलिनेशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एलिनेशन कैसे होगा? एलिनेशन कैसे होता है? एलिनेशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसे बांटा है? तो एलिनेशन में क्या क्या है कि देखो, एलिनेशन कभी भी होगा वो लीगल बेनिफिट के लिए होगा, लीगल बेनिफिट के लिए होगा। और दूसरा क्या है? सॉरी, लीगल नेसेसिटी के लिए होगा, लीगल नेसेसिटी के लिए एलिनेशन हो सकता है। दूसरा क्या आता है? बेनिफिट ऑफ स्टेट के लिए कर सकते हैं। तो एलिनेशन के लिए 2 टाइप है, या तो पहला एक होगा लीगल नेसेसिटी के बेसिस पे एलिनेशन होता है, और दूसरा है बेनिफिट ऑफ स्टेट। स्टेट में बेनिफिट अगर होना है तो उसके लिए भी हो सकता है। तो इनके लिए एलिनेशन कौन करेगा? कर्ता करता है, कर्ता जो है वो एलिनेशन करता है। और अगर ये जो एलिनेशन है ये करता इन दोनों ग्राउंड्स के, विदाउट इन दोनों ग्राउंड, मतलब ये दोनों ग्राउंड नहीं है, इसके अलावा अगर कर्ता कभी करता है ऐसा कोई भी एलिनेशन, तो वो क्या होगा? वो जो एलिनेशन होगा वो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ को-पार्टनर। तो कभी भी करता अगर ऐसा कोई एलिनेशन करेगा जो कि लीगल नेसेसिटी या बेनिफिट ऑफ स्टेट, इसके अलावा ये दोनों है, तब तो फिर वो वैलिड रहेगा। लेकिन अगर इसके अलावा होता है और वो विदाउट इन दोनों की नीड के करता तो वो वॉइडेबल होता है। अब वो ऑप्शन ऑफ को-पार्टनर, अगर को-पार्टनर चाहे तो उसको वैलिड करवा दे, अदरवाइज उसको वैलिड ना करवाए। फिर इसके अलावा एलिनेशन में और भी 3 चीजें आती हैं। तो एलिनेशन के लिए ये 3 टाइप भी हैं। एलिनेशन कैसे होता है? तो एलिनेशन कर्ता कैसे कर सकता है? तो एपाल कले के थ्रू कर सकता है, कुटुंब के थ्रू कर सकता है, और धर्मार्थ कर सकता है, मतलब धर्म के लिए कर सकता है, कुटुंब के लिए कर सकता है, एपाल कले के लिए कर सकता है। तो ये तीनों ऐसे ही वर्ड है, तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा। मतलब साउथ इंडियन लॉ से तो वहां से अकॉर्डिंग ये आया है। तो कर्ता इनके अकॉर्डिंग वर्क कर सकता है।
और अगर ये वर्क मतलब कि इसके अकॉर्डिंग में नहीं करेगा तो वो सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल हो जाएगा। सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो जो भी एलिनेशन है वो वाइडेबल हो जाएगा। अब वो को-पार्टनर है, अगर वो चाहे तो उसको वॉइड भी करवा सकते हैं और वैलिड भी करवा सकते हैं। फिर इसमें केस है प्रकाश वर्सेस फूलवती। प्रकाश वर्सेस फूलवती के केस में सीधा सीधा ये कहा गया था कि जो भी ऐसे डॉटर्स हैं उनके पास सेम राइट रहेगा, चाहे वो उनका जो बर्थ है वो 9/9/2005 के पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो। तो डेट जो है डॉटर की बर्थ डेट, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो डॉटर जो है वो 9 सितंबर 2005 के पहले उसने बॉर्न लिया हो, चाहे वो बाद में लिया, दोनों की उस पर इस डेट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इस डेट के बाद जिस डॉटर जो लड़की का बर्थ हुआ उस पर इफेक्ट करे, ऐसा नहीं है। तो प्रकाश वर्सेस फूलवती के केस में ये कहा गया कि पहले भी जिसकी बर्थ हुई है वो भी पार्ट ले सकती है। फिर एक केस है हनुमान प्रसाद वर्सेस मुसम्मत बीवी। इसमें पावर ऑफ कर्ता को बताया गया था, पावर ऑफ कर्ता बताया गया था। तो ये वाले केस में हनुमान प्रसाद वर्सेस मुसम्मत बीवी के केस में पावर ऑफ कर्ता को डिफाइन किया गया था। फिर हो गया हमारा सेक्शन है 6 कंप्लीट। तो सेक्शन 6 में क्या है कि जो वुमेन को पहले प्रॉपर्टी में कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, वो को-पार्टनर नहीं ट्रीट की जाती थी, तो अब वो को-पार्टनर ट्रीट की जाएंगी, एज अ को-पार्टनर ट्रीट की जाती हैं। बट सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड डॉटर, मैरिड डॉटर नहीं होती, क्योंकि मैरिड डॉटर जिस फैमिली में वो वहां के अकॉर्डिंग फिर वो को-पार्टनर बन सकती है। फिर आते हैं सेक्शन 8। सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8, सेक्शन 8 बात करता है जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ मेल। तो मेल की अगर कोई प्रॉपर्टी है उसका डिवीजन है तो उसमें क्या होगा, कैसे होगा, तो जनरल रूल तो इसमें सीधा सीधा है कि कोई मेल है तो अगर वो इन स्टेट मर जाता है, मतलब बिना कोई टेस्टामेंटी डॉक्यूमेंट बनाए हुए मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा जनरल रूल सक्सेशन का। तो सीधा सीधा कहता है कि पहले जो उसकी प्रॉपर्टी है वो जाएगी क्लास 1 के एयर के पास, क्लास 1 एयर, फिर जाएगी क्लास 2 के एयर के पास, इसके बाद से अगर इन दोनों में कोई क्लास नहीं रहेगा तो एग्नेट्स के पास जाएगी, और अगर कोई एग्नेट नहीं रहेगा तो कॉग्नेट्स के पास जाएगी। तो सीधा सीधा क्लास 1 एयर है, क्लास 2 एयर है, अगर क्लास 1 क्लास 2 में कोई नहीं है तो एग्नेट्स के पास, और एग्नेट्स भी कोई नहीं है तो कॉग्नेट्स के पास जाएगी। तो ये 4 हैं जनरल रूल जिसमें की प्रॉपर्टी जो है वो जाएगी। तो सीधा सीधा जनरल रूल सक्सेशन क्या है कि 4 के पास प्रॉपर्टी इंसेस्ट होगी उस मेल की जिसने बिना किसी टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के अगर उसकी डेथ हुई है तो। फिर आता है सेक्शन 9, ये बताता है कि ऑर्डर क्या होगा। तो सेक्शन 9 बताता है ऑर्डर क्या होगा। सेक्शन 9 ये बताता है ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन। तो 8 में हम लोगों ने क्या देखा कि मेल के लिए जनरल रूल क्या है, 9 में उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर कहता है कि पहले देखो क्लास 1 के जो बेनिफिशियरी रहेंगे, क्लास 1 के जो होंगे वो इक्वल अमाउंट में लेंगे। तो क्लास 1, 4 क्लास हमने पढ़ी तो उन्हीं क्लास को हमें डिफाइन पढ़ना है। क्लास 1, क्लास 2 एग्नेट्स, कॉग्नेट्स, और इसके बाद से गवर्नमेंट स्टेट की। तो ये क्लासेस हैं। तो सबसे पहले क्या था कि ऑर्डर ऑफ सक्सेशन क्या होगा। तो सबसेक्शन में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी वो क्लास 1 के एयर के पास जाएगी। अब क्लास 1 के एयर जो है, ये जो एयर वाला है ये तो शेड्यूल में दिया गया, तो शेड्यूल जो फर्स्ट है उसमें कैटेगरी दी गई। अभी हम लोग लास्ट में शेड्यूल को डिस्कस करेंगे कि शेड्यूल में कौन क्लास फर्स्ट में आता है, क्लास सेकंड में आता है। तो बस इसके बाद ही कर लेते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 1 क्लास 2 में कौन कौन आता है। तो क्लास 1 में जो भी पर्सन है उनको इक्वल शेयर मिलेगा, मतलब सभी को एक जैसा मिलेगा। लाइक कि एक फादर है, उसके
दो चाइल्ड हैं और एक डॉटर है, तो ये सन 1 सन 2 और ये डॉटर 1, तो इसमें इक्वल शेयर मिलेगा, तो इसको 1/3 मिलेगा, इसको भी 1/3 मिलेगा, इसको भी 1/3 मिलेगा, ये हो गया इक्वल। तो क्लास 1 क्या है, उसको ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले मिलेगा और इक्वल मिलेगा। अब इस क्लास 1 में अगर कोई नहीं है तो आएगा क्लास 2 पे, तो क्लास 2 में क्या मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा। प्रेफरेंस कहते हैं कि अगर इसमें सबसे पहले फादर आते हैं तो फादर अगर है तो फादर को मिलेगा, फादर नहीं है तो फादर के बाद जिसका लिस्ट में नंबर है उसको प्रेफरेंस मिलेगा, उसके बाद अगर वो भी नहीं है तो किसको प्रेफरेंस है, उसको मिलेगा। तो ये प्रेफरेंस में चलता जाएगा। फिर अगर क्लास 1 और क्लास 2 कोई नहीं है तो फिर एग्नेट्स में जो होंगे उनके पास प्रॉपर्टी जाएगी। फिर एग्नेट्स में, फिर अगर एग्नेट्स के बाद किसको जाएगी, कॉग्नेट्स को जाएगी, ठीक है, पहले एग्नेट्स को जाएगी, एग्नेट्स के बाद कॉग्नेट्स की और दूर है। और अगर ये चारों नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ सक्सेशन। तो 9 में हमारा ऑर्डर बता दिया। अब आता है 10 बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी क्लास 1 में, कैसे क्लास 1 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉपर्टी का। तो सेक्शन 10 बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी क्लास 1 की हेल्प में कैसे होगा। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं ना कि इसमें क्लास 1 क्लास 2 वाला यही देख लेते हैं कि कौन कौन आता है। ये वाला काफी वो सिंपल सा है, क्लास 1 में कौन आता है, क्लास 2 में कौन। अच्छा तो लिस्ट काफी लंबी है और हम लोग बहुत शॉर्ट में देखें कि पूरी लिस्ट याद भी नहीं करनी, पूरी लिस्ट से पूछता भी नहीं है, तो सिर्फ उतना ही याद देखेंगे जितना काम का आता है, सिर्फ क्वेश्चन निकल जाए। तो क्लास 1 ईयर है, क्लास 2, तो इसमें दो लिस्ट है। एक तो शेड्यूल में क्लास 1 ईयर है, तो क्लास 1 में कौन कौन आएगा। तो सबसे पहले सन आते हैं, डॉटर आती है, विडो आती है और मदर आती है। तो ये हो गए। इसके अलावा कौन आते हैं, तो इसके अलावा अगर सन, यहाँ पे प्री डिसीज्ड अगर कोई सन है या डॉटर है, प्री डिसीज सन या डॉटर है, तो इसका कोई या तो सन है वो, या इसका डॉटर, या इसकी विडो, इन तीनों का नंबर आएगा, इसमें से मिल सकता है। अगर प्री डिसीज सन का सन्स, इसका अगर कोई सन है तो सन, डॉटर और विडो, मीन्स की कौन कौन आएंगे, तो सन मतलब बेटा आएगा, लाइक कि एक पर्सन है, इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन के मतलब प्रैक्टिकल में करो तभी समझ में आता। तो एक पर्सन है ए, अब इसकी डेथ होती है तो किसको किसको प्रॉपर्टी जाएगी, तो इसका एक बेटा है S1, उससे जाएगी, इसकी विडो है W1, उससे जाएगी, फिर किससे जाएगी, इसकी मदर को एक हिस्सा जाएगा और डॉटर है डॉटर को जाएगा। अब इसमें से अगर ये वाला सन नहीं है, इसकी डेथ हो चुकी है, तो अगर इसका कोई सन है लाइक कि S2 और D2, तो ये प्रॉपर्टी, इसके हिस्से की प्रॉपर्टी इन दोनों के पास जाके डिवाइड हो जाएगी। और अगर इसकी कोई विडो है तो वो विडो को भी चला जाएगा एक हिस्सा 1/2 में करके। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे हो गया, और इसके बाद से एक जनरेशन में और वो भी हो जाएगा। तो ये हो गया क्लास 1 के हेयर में, बहुत नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ना है कि अगर कोई प्री डिसीज, दो बार प्री डिसीज है, उन्हीं को मिलेगा। तो ये हो गया क्लास 1। मेनली जो पूछता है वो इन्हीं चारों को पूछता है, इसके अलावा प्री डिसीज सन को पूछता है। ये क्लास 1 में आते हैं। क्लास 2 में भी ऐसे लिस्ट काफी लंबी है, बट हम लोग क्लास 2 में हम लोग किसको देखें। क्लास 2 में जो सबसे पहले आता है वो है फादर, तो पहला नंबर फादर का है। फादर के बाद सन्स, डॉटर, सन, इसके सन या डॉटर का आएगा। और फिर आता है मतलब सन के डॉटर या उसके मतलब सन के जो डॉटर है उसके सन या डॉटर उनका आएगा। और इसके बाद से ब्रदर और सिस्टर का आता है, तो इनका ही नंबर आता है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड। इसका लिस्ट लंबी है लेकिन मेनली जो पूछता है वो यही पूछता है, फादर का और ब्रदर और सिस्टर का पूछता है बस। तो उतना ही याद करें जितना है, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट का कोई काम नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्लास ऑफ ईयर हो गया। फिर आते हैं सेक्शन 10 पे। अब थोड़ा सा हिंदू जो सक्सेशन एक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट क्वेश्चन ये है कि आराम से निकल जाते हैं। फिर आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 में बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी क्लास 1 में कैसे होगा। तो इसमें रूल्स दिए गए हैं। रूल 1 क्या कहता है, डिसीज्ड वाइफ और विडो या विडोज को एक शेयर मिलेगा। तो डिसीज्ड की जो वो वाइफ है, अब वाइफ तो मर गया तो वो विडो हो गई,
या विडोज, अगर इसकी एक से ज्यादा वाइफ थी तो विडोज, इन सबको मिला करके एक शेयर मिलेगा, तो एक हिस्सा इनका हो गया। फिर रूल 2 कहता है कि सन, डॉटर और मदर, इसको जो हिस्सा मिलेगा वो ईच को 1 शेयर मिलेगा। तो पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल, ये सेकंड रूल पूछता भी है कुछ कि सन, डॉटर और मदर, इनको ईच को 1 शेयर मिलेगा। जैसे यहाँ पे वाइफ विडो के केस में क्या है कि एक पर्सन है, तो इसकी डेथ पे क्या है कि इसकी 2 विडो थी, W1 और W2, एक सन था S1, एक डॉटर थी D1 और एक इसकी मदर थी। अब इन दोनों को भी, अब इनमें डिवीजन अगर करना है तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। अब इन दोनों को कितना मिलेगा, तो इसको 1/8, 1/8 मिलेगा ऐसे। तो इनको एक ही हिस्सा मिलेगा। वैसी तरीके से सन को, डॉटर को और मदर को ईच को एक एक शेयर मिलेगा, 1 शेयर मिलेगा। अब इसी को पर कैपिटा रूल कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, पर स्ट्रिप रूल कहते हैं। इनको पर स्ट्रिप मिलेगा, इन्हें पर कैपिटा के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो रूल 1 बताता है कि कितनी भी वाइफ हो या एक से ज्यादा वाइफ, सबको मिला के एक शेयर मिलेगा। रूल 2 बताता है सन हो या डॉटर हो, कि सबका एक शेयर होता है। रूल 3 बताता है प्री डिसीज सन है या प्री डिसीज डॉटर है, तो उसके जो एयर्स हैं उनको एक शेयर मिलेगा। तो लाइक अगर इसमें कोई, अगर इसकी डेथ हो गई तो इसका जो हिस्सा है वो इसके डॉटर को चला जाएगा, या इसके सन है उसको चला जाएगा, इसकी जो वाइफ है उसको चला जाएगा, और इनको ये आपस में फिर इक्वली डिवाइड कर दें। और प्री डिसीज डॉटर है तो उसके केस में भी सेम वही होगा। फिर आते हैं सेक्शन 10, बस इसी डिवीजन की बात करता है कि कैसे किसको कितना देंगे। फिर सेक्शन आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग क्लास 2। तो क्लास 2 में जब भी किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सीधा सीधा रूल है कि क्लास 2 में जो आए, जिसका प्रेफरेंस चलता है, तो पहला नंबर, अगर पहला नंबर फादर है लाइफ, तो फादर को पूरी प्रॉपर्टी चली जाएगी। अगर फादर नहीं है तो उसके बाद में सन्स, डॉटर्स, सन या डॉटर उनको चली जाएगी, नहीं तो फिर ब्रदर सिस्टर है उनको चली जाएगी। तो सेक्शन 11 कहता है क्लास 2 में कैसे होगा। तो 10 में हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास 1 में, 11 में क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास 2 में 12 और 13 इसी पे बेस्ड है। इसमें क्या है, एग्नेट्स को जाएगी और कॉग्नेट्स को जाएगी। तो 11 में क्या है, एग्नेट्स को जाएगी और कॉग्नेट्स को जाएगी। और 13 बताता है कि इनका कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। से बस इतना ही पूछता है, बहुत डिटेल में नहीं जाता। एग्नेट्स कॉग्नेट्स में भी है कि अगर वो दोनों सेम उस पर आ रहे हैं तो उनको उसमें एग्नेट्स को पहले प्रेफरेंस मिलेगा। अगर जो कॉग्नेट है वो अगर हाई जनरेशन में आ रहा है, जितना क्लोज होंगे, तो लाइक एक पर्सन है, इसकी प्रॉपर्टी डिवीजन, तो इससे जिसका रिलेशन जितना ही क्लोज होगा उसी को प्रॉपर्टी मिलेगी एग्नेट्स और कॉग्नेट के केस में। तो यही पूरा अगर देखें तो कोपासनली का भी यही रूल है। तो 12 सीधा सीधा बताता है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट और कॉग्नेट। एग्नेट और कॉग्नेट में कैसा होगा, तो 3 रूल्स हैं। रूल कहता है एसेंट इज प्रेफर्ड व्हिच फेवर इन डिग्री या नो डिग्री। तो जिसकी डिग्री कम होगी उसी को प्रेफर किया जाएगा अपवर्ड साइड में। और दूसरा कहता है कि डिसेंट को प्रेफर किया जाएगा जो कि डाउनवर्ड साइड में दूसरी डिग्री होगी। अगर दोनों की सेम है, अगर ऐसा भी हो सकता है कि एग्नेट की और कॉग्नेट की जो डिग्री है वो सेम है, तो उस केस में दोनों में प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली डिवाइड हो जाएगी। तो ये पूरा जो 13 तक था ये मेल का था। 8, 9, 10, 11, 12, 13 6 रूल थे, ये पूरे मेल के थे। अब आते हैं फीमेल का कैसे होगा। तो फीमेल के लिए 14 से स्टार्ट होता है। तो 14 सीधा सीधा कहता है प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। तो 14 सीधा सीधा कहता है कि जो फीमेल की प्रॉपर्टी होगी वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी। तो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी के भी, चाहे तो गिफ्ट दे दे, चाहे तो वो किसी को डोनेट कर दे, या तो वो किसी को सेल करे, किसी को भी बाई अपनी डीड बना के गिफ्ट कर दे या दे दे, कैसे भी करके, तो उसको हम कहते हैं फीमेल की प्रॉपर्टी, वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर होती है, या इसको फुल ओनर ऑफ प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब इसमें सीधा सीधा है कि कोई भी प्रॉपर्टी, ये एनी प्रॉपर्टी को इंक्लूड करता है। इनो प्रॉपर्टी मतलब कि वो इमूवेबल भी हो सकती है और वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो मूवेबल हो, पोजेस्ड बाय अ फीमेल हिंदू, तो उसकी वो एक एब्सोल्यूट ओनर होती है। और इसका जो सबका 2A1 कहता है वो क्या कहता है कि बट इसके जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होंगे गिफ्ट पे, विल पे या अदर इंस्ट्रूमेंट पे। बट अब इसके पास जो प्रॉपर्टी है, इसके जो प्रोविजन है वो गिफ्ट पे नहीं अप्लाई होंगे, विल पे नहीं अप्लाई होंगे, या अदर डिस्पोजिशन पे अप्लाई नहीं होंगे।
कब नहीं अप्लाई होंगे? अगर ये इसको प्रॉपर्टी कोर्ट की डिक्री से मिलती है। सो व्हेन अगर इसको ये प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी इसको मिल रही है वो गिफ्ट में, विल में या अदर डिस्पोजिशन में मिल तो रही है, बट अंडर ऑर्डर, डिक्री या अवार्ड, ठीक है, जहां पे ये अवार्ड में मिल रही है और वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो उस केस में नहीं मिलेगा। जैसे कि कोई वुमेन है, अब उसको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल रही है बट उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि वो उस प्रॉपर्टी को किसी फैमिली वाले पर्सन के अलावा किसी थर्ड पर्सन को गिफ्ट नहीं कर सकती। तो उस केस में क्या है, वो एक रिस्ट्रिक्शन है। तो उस रिस्ट्रिक्शन में ये उसको डायरेक्टली एब्सोल्यूट ओनर नहीं हो जाएगी, उस केस में वो डायरेक्टली उसको परचेस नहीं करेगी। अब सेक्शन 14 इस पे केस है वी थोलासम्मा वर्सेस वी शेषार रेड्डी। तो वी थोलासम्मा वर्सेस वी शेषार रेड्डी, इस केस में क्या कहा गया कि राइट ऑफ फीमेल हिंदू अंडर सेक्शन 14 सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2। तो वो क्या है, इसमें 14(1) और 14(2) में जो भी उसको प्रॉपर्टी दी जाती है वो उसको एब्सोल्यूट ओनर होती है, लेकिन जो 14(2) है वो एज ए एक्सेप्शन वर्क करता है। तो अब एक्सेप्शन है ही कि वहां पे उसने स्टॉप कर दिया कि वो उसको फुली परचेस नहीं कर सकती, फुली उसको ट्रांसफर नहीं कर सकती। फिर आता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या बताता है, जनरल रूल क्या होगा फीमेल के सक्सेशन का। तो जहां वहां हमने 8 में पढ़ा था, यहाँ हमने 15 में पढ़ेंगे कि जनरल रूल क्या होता है। तो जनरल रूल जो है, अब वो इसको हम जब भी पढ़ेंगे ना तो सेक्शन 16 के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि 16 में प्रोविजन होता है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो 16 सीधा सीधा क्या 15 बताता है कि किसको किसको जाएगा। तो पहला कैटेगरी बताता है एक कि सन को जाएगा, डॉटर को जाएगा और हस्बैंड को जाएगा प्रॉपर्टी। बी क्या कहता है कि हेयर्स ऑफ हस्बैंड। अगर इन कैटेगरी में कोई नहीं है तो फिर हेयर्स ऑफ हस्बैंड को चला जाएगा। हेयर ऑफ हस्बैंड में कौन आएगा, लाइक इसका स्टेप सन है। ऐसा तो स्टेप सन को नहीं दिया जाता है, बट सेकंड कैटेगरी में स्टेप सन आ जाता है क्योंकि वो हेयर ऑफ हस्बैंड है। सी में आएगा मदर और फादर, मदर फादर। फिर इसके बाद से डी में क्या आएगा, हेयर्स ऑफ फादर, और ई में आता है हेयर्स ऑफ मदर। तो अगर कोई फीमेल हिंदू है, अब उसके पास कोई प्रॉपर्टी, तो जब उसकी डेथ होगी और वो इंस्टेट मरती, मतलब बिना कोई ऐसा टेस्टेमेंटरी डिस्पोजिशन किए बिना डेथ उसकी होती है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी किस में जाएगी, तो सन को जाएगी या उसकी डॉटर को जाएगी और उसके हस्बैंड को जाएगी, पहली कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी क्या कहती है कि अगर ये तीनों नहीं है तो फिर किसको जाएगी, तो हेयर्स ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड के जो हेयर्स हैं उनको जाएगी। तो उसमें स्टेप सन हो गए या उसके मिडिल स्टेप सन सीस में आते हैं हेयर्स ऑफ हस्बैंड में। फिर सी क्या कहता है कि और किसे, फिर इसके बाद किसको जाएगी, अगर मदर को जाएगी उसकी या फादर को, मतलब जो वोमेन है उसके जो मदर और फादर उनको पास चली जाएगी। डी क्या कहता है, एयर्स ऑफ फादर, फादर के एयर्स को जा सकती है, फादर के एयर में लाइक उसके जो भाई बहन, लड़की के वोमेन के जो भाई बहन होंगे उनको पास चली जाएगी। और ई क्या कहता है, एयर्स ऑफ मदर, मदर के जो एयर्स है उनके पास जाएगी। बट अब इसमें क्या है ना कि इस वाले केसेस को लेकर के थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो सेक्शन 15 सब क्लॉज 2 में बताया गया है। तो 15 सब क्लॉज 2 कहता है कि अगर फीमेल हिंदू है और उसको प्रॉपर्टी मिल रही है अपने फादर या मदर से, तो अगर कोई वोमेन है, इसको जो प्रॉपर्टी मिली वो अपने फादर से या मदर से मिली है, तो उस केस में क्या होगा, तो पहला तो कि अगर इस फादर और मदर से प्रॉपर्टी मिल रही है तो पहले तो वो उसके सन को जाएगी, सन के बाद से उसके डॉटर को, सन डॉटर और हस्बैंड तीनों को एक साथ जाएगी। इसके अलावा कहता है कि अगर 15(1) के ए और बी में कोई एयर नहीं है तो प्रॉपर्टी जो है वो एयर ऑफ फादर को चली जाएगी। मतलब ए वाली कैटेगरी और बी वाली कैटेगरी के अगर लोग नहीं है तो एयर ऑफ फादर को चली जाएगी, जब उसको जो प्रॉपर्टी अपने एंसेस्ट्रल होम से मिली है तब उस केस में। और अगर ये प्रॉपर्टी उसको इसके फादर इन लॉ से मिलती है, फादर इन लॉ से मिलती है, तो एयर्स ऑफ फादर चली जाएगी। फादर इन लॉ से मिलती है या हस्बैंड से मिलती है, उस केस में क्या होगा, तो एयर्स ऑफ फादर इन लॉ जो है उनके एयर्स को या हस्बैंड के जो एयर्स हैं उनको चली जाएगी। तो सेम वाइफ के केस में क्या है कि अगर उसको अपने माता पिता से मिलती है तो उसकी फैमिली में वापस प्रॉपर्टी चली जाएगी। अगर फादर इन लॉ से मिलती है या हस्बैंड के थ्रू मिलती है तो हेयर ऑफ
हस्बैंड जो है उनके heirs को, तो ऑब्वियसली अगर नहीं होगा तभी आएगा, और या फिर हेयर ऑफ फादर इन लॉ जो है उनको चली जाएगी। तो सेक्शन 15 ये जनरल रूल बताता है। तो 14 में हो गया कि प्रॉपर्टी का वो एब्सोल्यूट ओनर होगी। 15 में क्या हो गया, जनरल रूल फीमेल के केस में। अब आता है 16 बताता है ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा सक्सेशन का। तो 16 बताता है ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन क्या होगा, या मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो 15 इसमें 15 के हमको साथ पढ़ना है, तो 15(1) के अकॉर्डिंग क्या है, ए क्लास बी क्लास सी और डी ऐसे करके है। तो उसमें 15(1) में जो भी पर्सन है लाइक की सन, डॉटर और उसका हस्बैंड, इनको इक्वल अमाउंट में शेयर मिलेगा। तो ये जो शेयर पाएंगे वो इक्वल अमाउंट का शेयर पाएंगे। फिर पर्सन इन वन एंट्री गेट इक्वल शेयर इन द एब्सेंस ऑफ हेयर ऑफ देयर एबव एंट्री। अगर इनके एबव एंट्री में नहीं है तो वो जिस जो नहीं है उसको नहीं मिलेगा, बाकी उसके इक्वल मिलेगा। और साथ ही साथ कहता है कि अगर कोई प्री डिसीज सन है या प्री डिसीज डॉटर तो उसको भी इक्वल ही हिस्सा मिलेगा। अगर लाइक कि इसका एक सन और था, वो पहले ही डेथ हो चुकी है, और उसकी एक विडो है और एक उसकी डॉटर है, तो इसको भी एक हिस्सा मिलेगा, मतलब उसको भी इक्वल रेशियो ही मिलेगा, भले ही वो सन अलाइव नहीं है उस केस में भी। तो ये हो गया रूल 2। रूल 3 कहता है इन द एब्सेंस ऑफ ए बी और ई, ए वाला भी नहीं है बी भी नहीं है, ए में कौन है, सन डॉटर हस्बैंड नहीं है, हेयर ऑफ हस्बैंड भी नहीं है और हेयर ऑफ मदर भी नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, जो प्रॉपर्टी है वो ओरिजिनल ओनर को जाएगी। ओरिजिनल ओनर की अगर मदर से या फादर से मिली है तो उस प्रॉपर्टी को मदर और फादर के हेयर्स को चली जाएगी, और फादर इन लॉ से मिली है तो फादर इन लॉ के हेयर्स को चली जाएगी। तो ये एक सिंपल रूल है कि जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर्टी वापस से ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 16 में ऑर्डर है किसको कैसे मिलेगा वो बताया गया है। अब आते हैं सेक्शन 17। तो 17 तो काम का ही नहीं, वो तो साउथ इंडियन की बात करता है, वो सब पूछता ही नहीं है। तो ये हो गया फीमेल का और मेल का। तो ये 8 से लेकर के 13 तक मेल का था, 14 से लेकर के 16 तक ये पूरा फीमेल के केस का हो गया कि फीमेल अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज ऑफ करेगी। फिर आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या कहता है, फुल ब्लड प्रेफर टू हाफ ब्लड। तो सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो फुल ब्लड है उसको प्रेफरेंस मिलेगा हाफ ब्लड में। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर कोई किसी का फुल ब्लड है तो उसको प्रेफरेंस मिलता है, स्टेप्सन का नंबर बाद में इसीलिए आता है। तो फुल ब्लड को प्रेफरेंस मिलता है हमेशा हाफ ब्लड के केस में सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग। फिर सेक्शन 19 बताता है मोड ऑफ सक्सेशन ऑफ 2 और मोर हेयर। तो मोड ऑफ सक्सेशन क्या होगा, तो सेक्शन 19 कहता है मोड ऑफ सक्सेशन ऑफ 2 और मोर हेयर। तो मोड ऑफ सक्सेशन क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है पर कैपिटा रूल अप्लाई होगा। कैपिटा रूल मतलब कि अब एक डॉटर है, एक डॉटर D2 है, D1 D2 S1 और S2। तो इन चारों में क्या होगा कि अगर 2 या 2 से ज्यादा सक्सेस हैं तो इनको पर कैपिटा रूल मिलेगा, मतलब इसको भी 1/4 1/4, इसको 1/4, इसको भी 1/4। तो ये जो है मोड ऑफ सक्सेशन जो है उसके थ्रू होगा कि जो है उनके ऊपर पर कैपिटा रूल लगेगा। पर कैपिटा रूल के अकॉर्डिंग इन्हें ऐसे मिलेगा, ना कि इनके पर स्ट्रिप जो है, पर स्ट्रिप जो रूल होता है वो नहीं अप्लाई होगा। पर स्ट्रिप का मतलब कि डॉटर को उठा के एक हिस्सा दे दो 1/2 और S1 में S2 को मिलाकर के 1/2 दे दो, ऐसा नहीं होगा। वो पर कैपिटा रूल चलेगा जब वो 2 और मोर हेयर है एक ही कैटेगरी के। तो ये हो गया सेक्शन 19। सेक्शन 19 के बाद आता है सेक्शन 20। ये वाला काफी पूछता है सेक्शन 20, तो मतलब प्रीलिम्स में तो काफी पूछा गया है। तो सेक्शन 20 बताता है राइट ऑफ चाइल्ड इन वॉर्म। सेक्शन 20 ये बताता है राइट ऑफ चाइल्ड इन वॉर्म। तो ऐसा चाइल्ड जो कि वॉर्म में, मतलब कि जिस टाइम पे उसके फादर की, जिस पर्सन की डेथ हुई उस टाइम पे वो जो चाइल्ड था वो वॉर्म में था, माँ के गर्भ में था, तो उस पे क्या होगा, तो उसको भी प्रॉपर्टी में सेम हिस्सा मिलेगा और उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि जिस दिन डेथ हुई उस टाइम पे वो अलाइव था। अब ऐसे जो सन है इनको हम कहते हैं पोस्ट ह्यूमनस चाइल्ड। तो ऐसे सन को हम पोस्ट ह्यूमनस चाइल्ड कहते हैं, और इनका जो टाइम है उसको माना जाता है कि एट द टाइम, इनको प्रॉपर्टी कब मिल जाती है, एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन।
तो जब इनका कॉन्सेप्शन हुआ था उसी टाइम से ये प्रॉपर्टी होल्ड करने लगते हैं, उसी दिन से ये प्रॉपर्टी होल्ड करने लगते हैं। अब अगर वो अलाइव होते हैं तो उनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अगर उनकी डेथ हो जाती है उस पर्सन लाइक ए चाइल्ड की फॉर्म में तो उसको फिर प्रॉपर्टी बाकी जितने लोग उनके अंदर डिवीजन हो जाएगा। फिर इसके बाद भी सेम राइट होता है इनहेरिट करने का। इसको एक मैगजीन में भी बोलते हैं जस्ट टू मैरी मैट्रिमोनियो, मतलब शादी के तुरंत बाद का जो चाइल्ड है उसको भी सेम राइट मिलता है जस्ट टू मैट्रिमोनियो, मतलब ऐसा चाइल्ड जो कि मदर की वॉर्म में भी है तो उसको भी सेम राइट मिलेगा। फिर सेक्शन 21 ये भी खूब इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि प्रिजम्पशन इन केस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ, साइमल्टेनियस डेथ, अगर किसी की साइमल्टेनियस डेथ होती है, साइमल्टेनियस डेथ का मतलब क्या है कि दो पर्सन है, एक पर्सन ये एक पर्सन ये, ए और बी, ये दोनों जा रहे थे और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, दोनों की डेथ हो जाती है, तो इसमें क्या माना जाएगा कि किसकी डेथ पहले हुई। तो ये हमेशा रूल चलता है यंगर सर्वाइव मोर, जो छोटा वाला है लाइक ये ब्रदर, अब ये बड़ा भाई है ये छोटा भाई, तो ये माना जाएगा कि ये जो छोटा वाला है वो पहले, वो ये वाला पहले डेथ हुई इसकी और बी वाले की बाद में डेथ हुई, तो ये जो छोटा वाला है वो बाद में डेथ हुई, ये माना जाएगा। अब ये जो प्रिजम्पशन है, ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, ये प्रिजम्पशन है, यहाँ पे शैल प्रिजम लिखा है, तो शैल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है बट ये रिबटेबल है, इस प्रिजम्पशन का रिबटेबल है, इसको आप प्रिज्यूम मतलब कि इसका खंडन भी किया जा सकता है एविडेंस दे करके, तो ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ पे बेस्ड है जिसमें इसका चेंज भी किया जा सकता है। फिर सेक्शन 2 आता है, सेक्शन 22 आता है, 21 का 22, ये कहता है प्रेफरेंशियल राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन सर्टेन केस। सेक्शन 22 ये बताता है प्रेफरेंशियल राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस में प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रूल ऑफ प्री इम्पटिशन, तो रूल ऑफ प्री इम्पटिशन इसको बोलते हैं, सेक्शन 22 को हम लोग रूल ऑफ प्री इम्पटिशन बोलते हैं, मींस कि किसी को प्रॉपर्टी पे अलग से कुछ राइट एक्वायर होते हैं, उस प्रॉपर्टी की बात, उस राइट की ये बात करता है सेक्शन 22। अगर सेक्शन 22 से बहुत कुछ नहीं पूछा, मेंस के लिए काम का प्रीलिम्स के लिए नहीं। फिर सेक्शन 23 एंड 24 इसको रिपील कर दिया गया है, रिपील कब किया गया है, 2005 में, डेट याद रखनी है वही 9/9/2005, तो 23 और 24 रिपील हो चुके हैं। अब आते हैं 25, सेक्शन 25 इंडेक्स वाइज, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा पूछता है मर्डरर डिस्क्वालीफाइड, कि जो मर्डरर अगर कोई पर्सन है ए, एक पर्सन ए है, सॉरी जैसे एक पर्सन है ए और इसके दो सन है बी और सी, और बी क्या चाहता है अपने फादर की को मार देता है, तो उस केस में जब इसकी प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, सारी प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी, तो जो मर्डरर है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लाइक कि अगर कोई पर्सन है वो उसका चाहे मर्डर कमिट करता है, चाहे वो मर्डर कमिट करता है, चाहे वो एबेट करता है, जिस पर्सन का कमिट करेगा उसको उसकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। फिर 26 बताता है कन्वर्टेड डिसेंडेंट्स डिस्क्वालीफाइड, तो कन्वर्टेड डिसेंडेंट डिस्क्वालीफाइड, ऐसे डिसेंडेंट जो कि कन्वर्ट हो गए हैं, लाइक कि अब कन्वर्ट होके किस में जाएंगे, कोई मुस्लिम में आ गया, क्रिश्चियन में आ गया, पारसी में आ गया या जू में, अब कोई हिंदू है वो अपना रिलीजन चेंज करके मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, पारसी हो गया, जू हो गया, तो ऐसे जो डिसेंडेंट्स हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है उस पर्सन, लाइक एक पर्सन है इसकी डेथ से पहले हो जाना चाहिए, अगर ये डेथ के बाद अगर अपना चेंज करते हैं रिलीजन तो उनको हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर डेथ से पहले कर देते हैं तब नहीं मिलेगा, तो सीधा सीधा कि कन्वर्टेड जो डिसेंडेंट है वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। फिर 28 बताता है डिसीज या डिफेक्ट जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा, तो 27
28, हाँ 26 हो गया। 27 बताता है कि अगर कोई पर्सन को कोई डिजीज है या कोई उसको क्या बोलते हैं डिफेक्ट है या डिफॉर्मिटी है, तो ये सारी चीजें इसके स्टेटस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, तो उसको भी प्रॉपर्टी में वैसे ही सेम राइट मिलेगा। लाइक कि कोई पर्सन है वो अनसाउंड माइंड है, तो अनसाउंड माइंड को क्या प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा, उसको भी वैसे ही जैसे नॉर्मल सारे पर्सन को मिलता है वैसे ही उसको भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। सॉरी ये 28 है। 27 में है सक्सेशन व्हेन हेयर डिस्क्वालीफाइड। अगर हाँ 27 क्या कहता है कि सक्सेशन कब में क्या होगा? व्हेन हेयर डिस्क्वालीफाइड, अगर कोई ईयर है वो डिस्क्वालीफाई हो गया है, तो अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई लाइक ये पर्सन है, अब उसने अपना कन्वर्जन कर लिया, तो उस केस में क्या होगा? इस केस में सीधा सीधा ये मान लिया जाएगा 27 में कि इस पर्सन की डेथ हो चुकी है ऑलरेडी। जैसे एक पर्सन है ए है, इसके दो बेटे हैं एक्स और वाई। एक्स ने क्या किया? पहले ही अपना रिलीजन चेंज करके क्रिश्चियन में हो गया या मुस्लिम में बन गया, कोई भी हो गया। अब जो वाई है, तो जब ये इसकी डेथ होगी या मान लो एक सन और है इसका जेड है, तो अब जब इसकी एक ही जेड के बाद से प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा, तो वाई और जेड में ही प्रॉपर्टी डिवीजन होगी। एक्स को मान लिया जाएगा कि एक्स सर्वाइव ही नहीं करता, वो उसकी डेथ पहले ही मान लेगी, उसकी डेथ पहले हो चुकी, उसका कोई नहीं है। तो ये जो प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा एक्स और जेड में हो जाएगा, 1/2 से मिल जाएगी, 1/2 से मिल जाएगी। ऐसे कितना मिलता अगर एक्स होता? तो 1/3 मिलती, बट यहाँ पे 1/2। तो 27 सीधा सीधा कहता है कि सक्सेशन कब होगा? जबकि पर्सन डिस्क्वालीफाई। तो अगर यहाँ पे भी अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है या यहाँ पे अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो उसको एज ए ट्रीट किया जाएगा कि उसकी डेथ हो चुकी है। 28 में हम लोगों ने कि अगर किसी का डिजीज है, कोई डिफेक्ट है या डिफॉर्मिटी है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एकदम वैसे ही वैलिड रहेगा, उसको प्रॉपर्टी में वैसे ही शेयर मिलेगा जैसे कि वो एकदम नॉर्मल पर्सन है। तो ये हो गया 28 तक। फिर आता है 29 जिसको हम लोग कहते हैं फेलियर ऑफ एयर्स। मतलब कि जब किसी के कोई एयर है ही नहीं ना, कि क्लास 1 में भी कोई नहीं है, 2 में भी कोई नहीं है, एग्नेट भी कोई नहीं, कोग्नेट भी, तो हम लोग पहले के उस केस में क्या होगा? प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक्वायर कर लेगा। अब ऐसे पर्सन जिसका कोई नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लाइक उस पर्सन का फ्यूनरल कराए, उसको सही तरीके से उसकी जो डेथ के बाद से राइट होते हैं वो लाइव हो जाते हैं, तो उसको वो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर जिस रिलीजन का, उस रिलीजन के अकॉर्डिंग उसको उसका फ्यूनरल कराए। तो वहां पे क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगा। इसी को बोलते हैं रूल ऑफ स्टेट। तो रूल ऑफ स्टेट सेक्शन 29 को बोलते हैं। इसमें क्या है? फेलियर अगर ईयर हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को रिकवर अपने उसमें डिस्पोजेस कर देगी। फिर सेक्शन 30 लास्ट सेक्शन है। ये कहता है कि एनी हिंदू, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर वो डिस्पोजेस करता है प्रॉपर्टी, कैसे करता है? तो चाहे कोई मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर वो प्रॉपर्टी को अपनी डिस्पोजेस करता है इंडियन सक्सेशन एक्ट के थ्रू या विल के थ्रू या गिफ्ट के थ्रू या अदर टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जो ये हिंदू मैरिज एक्ट, सॉरी जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इसके प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो अगर कोई हिंदू है वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को हिंदू सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट के थ्रू करता है 1925, या विल के थ्रू अगर करता है, गिफ्ट के थ्रू करता है, या अदर टेस्टामेंट, तो उसके में क्या होगा कि अगर जैसे इसमें आया है उस अकॉर्डिंग होगा, नहीं तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो ऑब्वियसली जब वो टेस्टामेंट्री सक्सेशन करता है उसको उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली सक्सेशन एक्ट जो है उसके रूल्स नहीं अप्लाई होंगे। अब यहाँ पे ये जो 30 में जो भी प्रॉपर्टी होंगी ये क्या क्या इंक्लूड करती है? तो ये इसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को इंक्लूड करती है, साथ ही साथ अनडिवाइडेड शेयर किसमें? कोपार्शनरी प्रॉपर्टी में, अगर उसे मिलता है नई प्रॉपर्टी। तो ये किसको एक्वायर करते हैं? ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, उसमें जो भी प्रॉपर्टी उसने सेल्फ एक्वायर की उस पे भी एप्लीकेबल होती है, और अनडिवाइडेड शेयर जो मिलेगा उसको कोपार्शनरी प्रॉपर्टी में, उसको भी ये साथ ही साथ कवर करती है।
तो ये हो गया सेक्शन 30 तक कंप्लीट। इसमें कुछ केसेस हैं जो अलग से पूछते हैं। केस की बात करें तो जॉन वेलामोट्टम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या किया गया था, जो सेक्शन 118 है, सेक्शन 118 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। तो जॉन वेलिंगटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में किया गया था। आर कंथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये कहा गया था कि ये डॉटर के पास राइट होता है, डॉटर हैव राइट टू रीओपन द पार्टीशन। तो जैसे कि किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके जो हेयर्स होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि अब वो प्रॉपर्टी का पार्टीशन करा सकते हैं। तो आर कांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया कि डॉटर के पास भी ये राइट है कि वो कभी भी चाहे तो जो भी ये पार्टीशन उसको रीओपन करवा सकती है। तो यहाँ पे हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।